Assalamu alaikum ji and welcome back to lecture series of Science of Society, and the first chapter of the Science of Society is Introduction to Social Sciences, जिसका lecture number 5 आज हमने discuss करना है. ठीक है, तो before starting the lecture let me introduce the topic of the today. तो एवोल्यूशन ऑफ सोशल साइंसेस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सोशल साइंसेस कौन कौन सी हमने पढ़ी हुई हैं जी? साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है. ये सारी जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी सोशल साइंसेस, उनकी एवोल्यूशन पर हमने बात करनी है कि ये किस तरह से इवॉल्व होके मॉडर्न कंडीशन में हमारे पास आई. ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट हमने इस लेक्चर में कवर करना है, उसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. So the points to be noted are, what do we mean by evolution? अब ये evolution का मतलब आपको पता है कि इर्तिका मीन्स स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना. ठीक है, तो सोशल साइंसेस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ग्रो करके गई और किस तरह से मॉडर्न कंडीशन में हमारे पास है, इस पर हमने बात करनी है. अब इनको किन फेजेस में डिवाइड किया गया. ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेके और पोस्ट मॉडर्निज्म तक जो भी फेजेस इसने फेस किए उन सब पर बात हम करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द प्री हिस्ट्री फेज ऑफ सोशल एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, द बर्थ ऑफ सोशल फिजिक्स, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशल साइंसेस एंड सोसाइटी, द डिसिप्लिनरी स्प्लिट एंड प्रोफेशनलाइजेशन. ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे द बिहेवियरलिस्ट रेवोल्यूशन क्या होता है, क्राइसिस एंड द क्रिटिकल टर्न, ये कब आया था सोशियोलॉजी में या सोशल साइंसेस में. ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे द कंप्यूटेशनल एंड न्यूरो टर्न. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि व्हाई डू वी नीड टू लर्न द एवोल्यूशन ऑफ सोशल साइंसेस. ठीक है, सोशल साइंसेस के इर्तिका को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है, आपने इसको पहले नहीं पढ़ा होगा. जिस तरह साइंस स्टूडेंट्स ने साइंटिफिक चीज़ें पढ़नी शुरू की, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू किए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथमेटिक्स, इन सब को जब आप एनालिसिस इनका करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है ना कि आप देखें कि ये जो मॉडर्न कंडीशन में हमारे पास मौजूद है ये आया कैसे. ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी हिस्ट्री को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है. सो the intellectual journey of how we stopped explaining human behavior through superstition, divine will, and folk wisdom, and instead began applying a systematic observation, logic, and empirical inquiry to ourselves. We need to learn how social sciences evolved. ठीक है, बेसिकली ये जो एवोल्यूशन है ये कोई एक स्ट्रेट प्रोग्रेस नहीं है, ये प्रॉपर एक ड्रामेटिक और टर्ब्यूलेंट प्रोसेस है जिसमें मेथडोलॉजीज यूज की गई, वॉर्स हुई, प्रोफाउंड एथिकल क्राइसिस भी इसे देखने पड़े, और उसके बाद अब ये करंट कंडीशन में हमारे पास मौजूद है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फेज 1. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द प्री हिस्ट्री. फेज नंबर 1 इज द प्री हिस्ट्री विच इज कंसीडर्ड एज एंटीक्विटी टू द 17th सेंचुरी. इसे मॉरल फिलोसफी भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो दौर था जब हर चीज़ को फिलॉसफी की नज़र से देखा जाता था. ठीक है, इसमें जितने भी सोशल साइंसेज हैं उनके ऊपर उनको एक ही सब्जेक्ट में रखा जाता था जिसे फिलॉसफी कहते थे, और जितने भी कॉन्सेप्ट पेश किए गए वो सारे के सारे फिलॉसफी पर बेस करते थे. ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस देख लें, आप साइकोलॉजी देख लें, आप सोशियोलॉजी देख लें, इकोनॉमिक्स देख लें, इन सब के ऊपर जो भी अर्ली कॉन्सेप्ट्स पेश किए गए वो सारे के सारे क्या थे, वो फिलॉसफी का हिस्सा थे. ठीक है, अब ये 17th सेंचुरी तक चलता रहा. इनकी जो बेस थी वो क्या थी? ग्रीक्स में कौन कौन? प्लेटो एंड एरिस्टोटल. ठीक है, एरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसने 158 ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा ताकि वो गवर्नमेंट्स को क्लासीफाई कर सके. ठीक है, इसकी जो इंक्वायरी थी वो टोटली नॉर्मेटिव थी. वो किस पर फोकस करती थी कि सोसाइटी में जो लाइफ है उसको जस्ट और गुड होना चाहिए. ठीक है, यानी अ सोसाइटी एंड द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शुड स्पेंड अ गुड लाइफ एंड विद फुल ऑफ जस्टिस, नॉट एन ऑब्जेक्टिव एंड टेस्टेबल लॉज. यानी इंसानों को
किसी टेस्टेबल लॉज के साथ नहीं जिंदगी गुजारनी चाहिए, बल्कि अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए और इंसाफ पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है, फिर इस्लामिक गोल्डन एज आया जिसमें इब्ने खल्दून ने 14th सेंचुरी में क्या पेश किया, उन्होंने अपने मुकदमा में, ठीक है, मुकदमा में सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री बताई। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि साइंस जो है वो असाबिया है, असाबिया मीन्स सोशल कोहेजन। इन्होंने बताया कि किस तरह से सोशल कोहेजन के जरिए डायनेस्टीज यानी नस्ल दर नस्ल जो हुकूमतें होती हैं उनका राइज भी होता है और फॉल भी होता है। इन्होंने एनालिसिस किया किसका, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का एंड क्लाइमेट का। ठीक है, मॉडर्न साइकोलॉजी के 4 रनर इन्हें कंसीडर किया जाता है, लेकिन अफसोस की बात ये कि वेस्ट में सदियों तक इनका जो वर्क था वो अननोन था, इसलिए इन्हें कोई ज्यादा प्रमोशन नहीं मिली सेंचुरीज तक। फिर जाके कहीं इन पर दोबारा से रिसर्चेज होने लगी और इन पर दोबारा से बात होने लगी, तो इन्हें जो है वो एक थेरिस्ट के तौर पर और एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पर जो है वो कंसीडर किया जाने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया मेडिवल एंड रिनाइसेंस एरा। ये वो एरा था जिसमें थियोलॉजी बहुत डोमिनेटेड थी, यानी रिलीजियस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमेशा उस दौर में किस चीज से एक्सप्लेन किया जाता था, सिन से, साल्वेशन से और विल ऑफ गॉड से। ठीक है, सोसाइटी को देखा जाता था एक डिवाइन हायरार्की के साथ, यानी ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है, उसी से रिलेटेड जिस तरह से वो गुनाह करता है या सवाब करता है उसकी साल्वेशन कैसी होगी और विल ऑफ गॉड क्या होगी, इससे रिलेटेड ही सारी की सारी चीज़ें जो थी वो ह्यूमन बिहेवियर की और सोसाइटी की और जितनी भी सोशल साइंसेज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती थी। ठीक है, सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट कि 17th सेंचुरी तक ह्यूमन सोसाइटी वाज स्टैटिक, ordained by God and understood through revelation and ancient text। ठीक है जी, फेज नंबर 2 स्टार्ट हुआ विद द बर्थ ऑफ सोशल फिजिक्स। अब ये 17th और 18th सेंचुरी के दरमियान रहा। ठीक है, इसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये रेवोल्यूशन कब शुरू हुई, जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, जब कोपर्निकस आए, जब गलीलियो आया, जब न्यूटन आए, इन्होंने अपनी थेरीज पेश की। उस वक्त पता चला कि अगर यूनिवर्स एक यूनिवर्सल और मैथमेटिकल लॉ को फॉलो करती है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ह्यूमन सोसाइटी ना करती हो। तो ह्यूमन सोसाइटी में भी तो कुछ ऐसे लॉज होंगे ना जो यूनिवर्सल होंगे, जो फॉलो किए जाते होंगे। इस पर एक थेरिस्ट ने थेरी पेश की, थॉमस हॉब्स ने। ठीक है, 1588 से 1679 तक का जो है इनका एरा है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में ज्योमेट्रिक लॉजिक अप्लाई हो सकते हैं। इन्होंने कोशिश की इस बात की। ठीक है, इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो क्या है कि ह्यूमन जब खौफ, सेल्फ इंटरेस्ट, रैशनल या इस तरह की कोई भी फीलिंग महसूस करते हैं तो वो किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कंसेंट दे देते हैं। ठीक है, यानी अगर इंसान को खौफ दे दिया जाए या उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप कर दिया जाए या फिर उन्हें रैशनल बना दिया जाए तो बड़े सारे ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनकी वो कंसेंट दे देंगे, बड़े सारे ऐसे एग्रीमेंट होंगे जिनकी वो इजाजत दे दिया करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या कहा, जॉन लॉक ने कहा कि ह्यूमन नॉलेज जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस से आती है। मतलब हम अगर किसी इंसान को कुछ बता रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसे उसका नॉलेज मिलता हो, उससे नॉलेज हमेशा तभी मिलेगा जब वो खुद एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो जब उसकी सेंसेस किसी चीज का एक्सपीरियंस करेंगी तभी उसे नॉलेज मिलेगा, अदरवाइज आप जितना मर्जी उसके अंदर प्लांटिंग कर लें अपने नॉलेज को, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो थ्योरी थी ना, इसने क्या किया, इसने इस चीज को कॉइन किया कि अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि जो लॉज हैं वो हमेशा क्लाइमेट और जियोग्राफिकल होते हैं, यानी क्लाइमेट बेस्ड होते हैं या जियोग्राफी बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग होते हैं जो रिलीजियस टॉलरेंस भी ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर क्रूशली देखा जाए तो ये जो सारे का सारा जो वर्क है ये यूं समझा जाता था कि इमेच्योर लोगों ने कहा था। ठीक है, उसमें जितने भी फिलोसोफर थे, अरिस्टोक्रेट्स थे और एसेइस्ट थे, उन्हें सोशल साइंसेस के बारे में इतना कुछ भी नहीं पता था। लेकिन चूंकि उस वक्त जो दौर था उसमें उन्होंने यानी कोई यूनिवर्सिटीज नहीं थी जो उनको एजुकेट कर सकती, तो उस वक्त जो दौर
दौर चल रहा था ना, जिस इंसान के पास जो नॉलेज होता था या जो वो सोचता था वो कह देता था और वो थ्योरी बन जाती थी। बाद में आके उसको एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ये हम पर आ गया, ठीक है। तो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन की गई और फर्दर उसके ऊपर रिसर्च की गई, एनालिसिस उसका किया गया, तब पता चला कि ये जो एनलाइटमेंट थिंकर्स सोशल साइंसेस के बारे में कहते थे ना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब फेज 2 को अगर हम समराइज करें तो इसमें कहते हैं कि सोसाइटी इज नॉट डिवाइनली ऑर्डेन्ड, यानी ये सोशल फिजिक्स की और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जो एरा था उसमें उन्होंने ये कहा। उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन दैट कैन बी रैशनली इन्वेस्टिगेटेड, हाउएवर द मेथोडोलॉजी वाज स्टिल लार्जली एनेक्डोटल एंड फिलोसॉफिकल, ठीक है। यानी फेज 1 में क्या कहा जाता था कि सोसाइटी क्या है, एक डिवाइन थिंग है जिसे गॉड ने बनाया है, ठीक है। एज यू कैन से कि ये एक गार्डन है, यानी हेवन का एक गार्डन है या गॉड का एक बनाया हुआ गार्डन है जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। फेज 2 में ये कहा गया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम इनको मेथोडोलॉजिकली भी अटेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। फेज 3 को कहा जाता है द फाउंडिंग फादर्स एंड द सर्च फॉर द लॉज। ये स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी थी दैट वाज पॉजिटिविज्म। अब ये पॉजिटिविज्म क्या है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसे सुने, ठीक है, और उसके बाद आपको पॉजिटिविज्म की समझ आ जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से उसे सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। 19th सेंचुरी को सोशल साइंसेस के लिए ना बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, जब यूनिवर्स बना था। तो यूं समझ लें कि 19th सेंचुरी वाज द सेंचुरी जिसमें सोशल साइंसेस को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिली, ठीक है। अब ये जो 19th सेंचुरी थी, इसके पीछे लॉजिक क्या था और इसके पीछे रीजन क्या था कि एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, दूसरा ये कि फिजिक्स की विक्ट्री होगी ओवर ऑल नेचुरल साइंसेस, ठीक है। यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त अर्बन पॉवर्टी आई, क्लास कॉन्फ्लिक्ट आया और सोशल चेंजेस आए बड़ी रैपिडली, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि ऑब्वियसली आपको पता है पॉलिटिकल साइंस है वो क्लासिज्म पर बेस करता है, इकोनॉमी है वो क्लासिज्म पर बेस करती है, साइकोलॉजी है तो क्लासिज्म के कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन पर उन्होंने डिस्कस किया, सोशियोलॉजी है तो इट इज द नेम ऑफ ऑब्वियसली सोसाइटी, तो सोसाइटी में ये जो क्लास सिस्टम है ये क्यों होता है और इसके पीछे रीजंस क्या होती है और इनको किस तरह से रिसोर्सेज मिलते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद डिस्कस की जाने लगी, ठीक है। उसके बाद जब फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनना तो उस वक्त क्या कहा जाता था कि असल में जो न्यूटन ने अपने लॉज पेश किए थे, ठीक है, उसी चीज का प्रेस्टीज लेने के लिए ना जो स्कॉलर्स थे वो डेस्परेट हो गए थे कि हम भी कुछ इस तरह की थेरीज पेश करें, हम भी कुछ इस तरह की रिसर्च करें जिससे हमारा भी इस तरह का नाम बन जाए, ठीक है। अब उस वक्त आया जी ऑगस्ट कॉम्ट, ठीक है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1798 टू 1857। इसको गॉड फादर कहा जाता है। किसका गॉड फादर कहा जाता है, सोशियोलॉजी का। व्हाई, बिकॉज ही लिटरली कॉइंड द टर्म सोशियोलॉजी। इसने क्या कहा, कहते हैं ह्यूमंस जो हैं वो 3 स्टेजेस के साथ साथ इवॉल्व होते हैं, ठीक है, यानी उनकी एवोल्यूशन के लिए हमें 3 स्टेजेस का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। एक है थियोलॉजिकल जो कि गॉड्स ने एक्सप्लेन किया, दूसरा है मेटाफिजिकल जिसे एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस के साथ एक्सप्लेन किया गया, और तीसरा है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या है, ये वो साइंटिफिक लॉज हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, और ऑब्जर्वेबल साइंटिफिक लॉज किसी इंसान के बिहेवियर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन देते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। सही हो गया जी। इसने कहा कि सोशल फिजिक्स एक टर्म है या इसने एक थ्योरी पेश की सोशल फिजिक्स की जो डिस्कवर करेगी कि सोशल प्रोग्रेस में आयरन लॉज की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ही वाज टू मच ऑप्टिमिस्टिक एंड बिलीविंग दैट सोशल साइंटिस्ट वुड बिकम द न्यू प्रीस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि सोशल साइंटिस्ट जो होंगे वो इंसानियत को एक नया दर्जा सिखाएंगे, इंसानियत को एक नया मजहब सिखाएंगे और नई अखलाकियात सिखाएंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स का अब नेक्स्ट जो थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो थ्योरिस्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स जो है ये 18 से 1883 तक का इनका एरा चलता है, ठीक है। ही इज कंसीडर्ड द रेवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक तो ऑगस्ट कॉम्टे के साथ अग्री किया
और दूसरा इन्होंने क्या कहा जी, सोसाइटी जो है उसे डिकोड किया जा सकता है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्टनेस बताई थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव जो कॉम्पटन ने बताई थी, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने सोशल साइंसेज में मटेरियलिज्म को ऐड किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है, जिसे द मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता था, असल में वही सारी की सारी पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करती है और साथ ही पूरी की पूरी सोसाइटी को क्रिएट करती है। ठीक है, इसने जो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी पेश की थी, उसमें इसने बताया कि जो क्लास स्ट्रगल है दैट इज द एग्जैक्ट इंजन ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में देख लें कि हर बंदा जिसे क्लास सिस्टम का सामना करना पड़ रहा है, उससे स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी, और उसकी रीजन भी यही है कि क्लास स्ट्रगल ही असल में बेसिक रूट है हिस्ट्री की। ठीक है, फिर उसके बाद एमिली डर्कheim आए। ये इनका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1558 टू 1917। ठीक है, इन्हें इंस्टीट्यूशनलाइजर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस पर बात की थी। ठीक है, ये वो पर्सन थे जिन्होंने कहा था कि एकेडमिक यूनिवर्सिटी बेस्ड डिसिप्लिन बनाए सोशल साइंसेस को। इन्होंने सोशियोलॉजी को एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी बताया। इन्होंने कहा कि कुछ सोशल फैक्ट्स होते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वो एक्सटर्नल फैक्ट्स भी हो सकते हैं, वो ऐसे फैक्ट्स भी हो सकते हैं जो फोर्सेस कंटेन करते हैं, लाइक लॉज है, लैंग्वेज है, मोरल कोड्स हैं। ठीक है, इनका एक सेमिनल था सुसाइड, इन्होंने 1897 में लिखा था। उसमें इन्होंने बताया कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स किस तरह से प्रूव करते हैं कि एक इंसान का जो पर्सनल एक्ट है वो सोशल इंटीग्रेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, जिससे ये प्रूव हुआ कि सोशियोलॉजी वाज अ डिस्टिंक्ट साइंस, यानी सोसाइटी का जो प्रेशर है वो इंसान को कहां तक ले जा सकता है। ठीक है जी, फिर आए जी मैक्स वेबर। इनका टाइम ड्यूरेशन है 1864 से 1920 तक। इन्हें कहा जाता है इंटरप्रेटर। अब ये टोटली हमारे जो हमने जो लास्ट थेरिस्ट पढ़े यानी इंस्टीट्यूशनलाइजर, इनके बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, यानी इन्होंने पॉजिटिविज्म के खिलाफ भी बात की और इन्होंने इनको भी जो है ना वो इग्नोर करके इनसे डिसएग्री किया। इन्होंने आर्ग्यूमेंट दी कि सोसाइटी को आप मेजर नहीं कर सकते, आप बस उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अंडरस्टैंड, इन्होंने कॉइन ऐड की सोशियोलॉजी में और सोशल साइंसेस में अंडरस्टैंडिंग की, यानी इन्होंने कहा कि एक रिसर्च जो है उससे सब्जेक्टिव मीनिंग ग्रैब करने चाहिए, किसके, इंडिविजुअल्स के, ताकि उनके एक्शंस के साथ ये अटैच हो सके, इसको ठीक से पता चल सके कि असल में इंडिविजुअल्स किस सिचुएशन में क्या बिहेव करते हैं। ठीक है, इसने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी भी पेश की। इसने कहा कि प्रोटेस्टेंट एथनिक और ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों चीजें रिलीजन को कैपिटलिज्म के साथ मिलाती हैं। ठीक है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट कि फेज 3 जो था इसमें सोशल साइंसेस को एकेडमिक, स्पेशलाइज्ड और एम्पिरिकल बनाया गया। ठीक है, इन बैटल्स के अंदर हमें जो चीजें नजर आई वो आई पॉजिटिव, यानी कि सोसाइटी को मेजर करो, और इंटरप्रेटिविस्ट जो कहते थे कि इंटरप्रेट करो। ठीक है, यानी दो मेन कॉन्सेप्ट हमें मिले फेज 3 में। एक ये था कि सोसाइटी को मेजर किया जाए, उसमें बिहेवियर्स को मेजर किया जाए, जबकि दूसरे ये कहते थे कि हमें उसे मेजर करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, दैट्स इट। ठीक है, फेज 4 में क्या हुआ जी, प्रोफेशनलाइजेशन आई। ठीक है, जिसे डिसिप्लिनरी स्प्लिट एंड प्रोफेशनलाइजेशन कहा जाता है। ये स्टार्ट हुई लेट 19th सेंचुरी से और ये रही अर्लियर 20th सेंचुरी तक। ठीक है, अब चूंकि यूनिवर्सिटीज एक्सपैंड होती चली गई थी तो सिंगुलर सोशल साइंस का जो एक सब्जेक्ट था उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, तो उस वक्त सोशल साइंसेस को अलग करके उनकी ब्रांचेस बना दी गई। तो सबसे पहले आई एंथ्रोपोलॉजी, इसको ना स्टडी ऑफ कल्चर्स कहा जाता है। ठीक है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अब ये सोसाइटी एंड कल्चर्स हेवीली रिलाई ऑन फील्ड वर्क एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये इनका मेन पर्पस था। ठीक है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी आ गई। अब साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि इट ब्रेक्स ऑफ टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल माइंड
एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब्स। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या किया जी, इट बिकम्स हाईली मैथमेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट फोकसिंग ऑन मार्केट्स एंड रैशनल एक्टर्स। ठीक है, यानी अब इसका कल्चर से कोई लेना देना नहीं, इसका साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट पर फोकस कर रही है और रैशनल एक्टर्स पर फोकस कर रही है। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी है, वो सिर्फ कल्चर को डिस्कस करेगी, उसका माइंड और मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजी है तो वो ना कल्चर को डिस्कस करेगी, ना वो मनी मार्केट को डिस्कस करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माइंड, अपने साइकोलॉजी और अपनी चॉइसेस और अपने डिसीजंस को फोकस करेगी। ठीक है, इसी तरह आ गई पॉलिटिकल साइंस। अब ये जो पॉलिटिकल साइंस था ये इटसेल्फ एक पूरा का पूरा अलग सब्जेक्ट था। इसने क्या किया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इटसेल्फ अराउंड द स्टडी ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ 3 चीजें डिस्कस होनी थी, स्टेट होना था, कॉन्स्टिट्यूशंस होना था और इंटरनेशनल रिलेशंस होना था। ठीक है, अब अगर इन सब को डिस्कस किया जाए इन अ सिंगल सेंटेंस तो वी कैन से दैट दिस एरा इज डिफाइंड बाय मेथडोलॉजिकल रिफाइनमेंट। स्टैटिस्टिक्स become the gold standards of positivist disciplines while ethnography becomes the gold standard of qualitative ones। ठीक है, तो जो चीजें हम क्वालिटी वाइज डिस्कस कर सकते थे उनको सोशल साइंसेस का हिस्सा बना दिया गया, और फिर जिनको हम मेजर कर सकते थे उनमें से भी कुछ टॉपिक्स जो थे, यानी ऑब्वियसली सोसाइटी में दोनों चीजें ऐड होती है ना, हम इनको ऑब्जर्वेशनल मेथड से भी डिस्कस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हम इनको सिंपली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी साइंटिफिक मेथड भी इसमें यूज हो सकता है और नहीं भी यूज हो सकता, तो चूंकि दोनों चीजें इसमें यूज हो सकती हैं तो दोनों चीजों को इसमें अप्लाई किया गया। ठीक है, फेज 5 स्टार्ट हुआ बिहेवियरलिस्ट रेवोल्यूशन से। ठीक है, ये तब की बात है जब लोगों को नीड थी, डिजायर थी, किसकी, साइंस की, और ये मिड 20th सेंचुरी की बात है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो उस वक्त एक मैसिव शिफ्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, और वो क्या था, जिससे कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई और उसके बाद कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई, यानी ये कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, इंटरनेट और ये गैजेट्स और ये सारा कुछ जो है वो हमें देखने को मिला। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज थी या मेन थ्योरी थी वो थी बिहेवियरलिज्म। पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरिज्म को अगर देखा जाए तो वो कहते, इनके जो स्कॉलर्स थे डेविड एस्टन, इन्होंने क्या कहा, ही डिमांडेड अ शिफ्ट अवे फ्रॉम द स्टडीइंग लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एंड टुवर्ड स्टडीइंग the actual behavior of voters, legislators and leaders. They wanted to build a value free predictive science of politics। ठीक है, यानी इसमें उन्होंने क्या कहा कि आपको कहीं एक स्पेसिफिक लिमिटेशन और स्केल के साथ चीजों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ द वोटर्स और लेजिस्लेटर्स या लीडर्स। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया जी सर्वेज का राइज, यानी सोशल साइंसेज में सर्वेज वगैरह स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसका मकसद क्या था कि सोशल साइंसेज को डाटा ड्रिवन इंटरप्राइज बना दिया जाए। सोशल साइंटिस्ट ने क्या किया कि अपने आर्म चेयर थेरिस्ट बनाने की बजाय फील्ड रिसर्चर बनाना शुरू किया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं बिल्कुल थोड़ी सी इस तरह से दूंगी कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो या इकोनॉमिक्स पढ़ते हो या कोई भी सोशल साइंसेज में से आप जिसमें मास्टर्स कर रहे हो, तो उसमें अगर आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हो तो आपको सर्वे मेथड भी बताया जाएगा कि ये सर्वे मेथड है, आप इसको यूज करके अपने डाटा में और अपनी रिसर्च में इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये कब आया, ये मिड 20th सेंचुरी में आया। क्यों, क्योंकि जितने भी सोशल साइंटिस्ट थे वो एक लैब में एक चेयर पर बैठकर थेरीज पेश करने की बजाय उन्होंने फील्ड में निकलकर सोसाइटी को देखना शुरू किया और रिसर्च करनी शुरू की। ठीक है जी, इसके बाद आया जी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, अब ये जो चीज थी ये क्या है, इसमें कहा यह जाता है कि ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी की सबसे डोमिनेंट थ्योरी है। इसने सोसाइटी को एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के तौर पर देखना शुरू किया
और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स थे, फैमिली है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, यानी जो भी फंक्शंस हमने कल के लेक्चर में पढ़े, ठीक है, उनको मेंटेन करना बताया कि किस तरह से इनको मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये जो थ्योरी थी, एक तो ये बड़ी तरतीब से थी और दूसरा कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव से मुराद लिमिटेड सी, यानी आप उन्हीं स्कूल्स ऑफ थॉट्स के साथ और उन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ और उन्हीं फंक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ ही डिस्कस कर सकते हो, इसमें मजीद चीज़ों को नहीं आप ऐड कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया गया ना सोसाइटी को, तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं हम उन्हीं को ही तो डिस्कस करेंगे ना। जो हमारी बॉडी पार्ट का हिस्सा ही नहीं है, जो हमारी बॉडी का हिस्सा ही नहीं है, हम उन्हें तो डिस्कस कर ही नहीं सकते इसमें। क्लियर हो गया जी। फिर आया जी गेम थ्योरी। अच्छा, ये जो गेम थ्योरी थी ना, ये मैथमेटिक्स से ली गई थी। इसमें क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को ना स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शंस के साथ मॉडल किया गया, ठीक है। यानी इसमें ये बताया गया कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मैथमेटिकल इक्वेशंस भी यूज की जा सकती हैं और मैथमेटिकल वे ऑफ रिसर्च भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो टू समराइज the phase 5, we can say social sciences develop an inferiority complex towards the natural sciences and aggressively adopt quantitative rigor, mathematical modeling and value neutrality, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है फेज 6। अब ये 1960 से 1980 तक था, इसको क्राइसिस या क्रिटिकल टर्न कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ जी? देखें, जब सोशल साइंसेज जो थी उन्हें लगने लग गया था कि वो साइंटिफिक मेथड को परफेक्टली यूज कर रहे हैं, उस वक्त सोसाइटी टोटली एक्सप्लोड हो गई। कैसे? सिविल राइट्स मूवमेंट आई, वियतनाम वॉर आया, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आई, ग्लेयरिंग फ्लॉ आ गया ना इसकी वजह से। अब जो सोशल साइंसेस थी वो सारी की सारी परेशान हो गई कि हम तो साइंटिफिक मेथड से सोसाइटी को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे, ये क्या हो गया अचानक से, ठीक है। सिविल राइट मूवमेंट और वियतनाम वॉर और फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये सारी की सारी आप आगे चल के ना इंग्लिश लिटरेचर में डिफरेंट टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को इतना डीपली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वाई सो? बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक एज वेल। हमने बस ये देखना है कि उन मूवमेंट्स की वजह से सोशल साइंसेज की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी बस मैं बता देती हूँ। सिविल राइट मूवमेंट दो तरह की हुई थी। एक सिविल राइट्स मूवमेंट जो थी वो ये हुई थी कि इक्वली दर्जा दिया जाए हमें अमेरिकन को और अफ्रीकन्स को, यानी वो रेसिज्म अमेरिका में ख़त्म होना। और दूसरा ये था कि ये डीप डाउन अगर पुराने वक्तों में बात की जाए ना, तब भी एक दफ़ा सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और उसमें ये कहा जाता था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। वियतनाम वॉर जो थी, इसमें ये हुआ था कि वियतनाम की वॉर चल रही थी आपस में और अमेरिका ने वियतनाम का साथ दिया था, ठीक है। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का साथ अमेरिका ने दिया था वो पॉलिटिकल पार्टी हार गई थी, जिसकी वजह से अमेरिका में आज भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शोक मनाया जाता है, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आई, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का किसको आजकल नहीं पता होगा, फेमिनिज्म का, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट आई थी कि आप जेंडर बायसनेस ख़त्म करें अपनी सोसाइटी से और इसमें फीमेल्स को भी उतनी ही पार्टिसिपेशन दे जितनी मेल्स को दी जा रही है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं जिन्होंने मिलके जो है ना वो सोशल साइंसेस को थोड़ा सा अजीब सा बना दिया। अब सबसे पहला जो काम हुआ 1960s में वो हुआ था गोरिल्ला अटैक ऑन पॉजिटिविज्म। यानी इसमें क्या कहा गया कि जितने भी क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि पॉजिटिविज्म क्या है, वैल्यू न्यूट्रलिटी, ये एक झूठ है, ठीक है। तो हमें अगर ये चूज करना पड़ जाए कि व्हाट टू स्टडी एंड इग्नोरिंग इनइक्वालिटी, तो सोशल साइंटिस्ट क्या है, सिर्फ अपने स्टेटस को डिफेंड कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? यानी सोशल साइंसेज में ये होता है ना कि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही डिस्कस करते हैं। यानी एंथ्रोपोलॉजी है तो वो कल्चर को डिस्कस करेगा, साइकोलॉजी है तो वो माइंड को डिस्कस करेगी, पॉलिटिकल साइंस है तो वो स्टेट को डिस्कस करेगी, इकोनॉमिक्स है तो उसने बस मनी मार्केट को डिस्कस करना है। तो कहते हैं अगर हम ये चीज़ छोड़ दें तो सोशल साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना स्टेटस बचा रहे हैं, दैट्स इट, कि वो सोशल साइंटिस्ट है, नथिंग एल्स, ठीक है। फिर इसके बाद आया जी फ्रैंकफर्ट स्कूल। इसे क्रिटिकल थ्योरी का जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता था। अब उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंकर्स थे वो थे थियोडोर अडोर्नो, ठीक है, और इसके अलावा जॉर्जन हैबरमस। ये दो जो थेरिस्ट थे ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने कहा कि सोशल साइंस शुड नॉट जस्ट एक्सप्लेन द वर्ल्ड बट इमांसिपेट इट, ठीक है। इन्होंने कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉइड
और सोशियोलॉजी की जो क्रिटिक्स थे उन सबकी थेरीज को मिक्स किया और कहा कि असल में सोसाइटी एक मैस कल्चर है और अथॉरिटेरियनिज्म है। ठीक है, यानी बेसिकली सोसाइटी इज द नेम ऑफ मैस कल्चर। मैस कल्चर मीन्स कि जो लोग हैं, ठीक है, लोगों का कल्चर है ये, और लोगों का कल्चर मिलके ही सोसाइटी बनाता है। और दूसरा, इसमें अथॉरिटेटिव सिस्टम चलता है कि जिसकी जो अथॉरिटी है उसको उसी के अकॉर्डिंग फैसिलिटेशन की जाएगी, उसको उसी के अकॉर्डिंग राइट्स दिए जाएंगे और उसको उसी के अकॉर्डिंग जज भी किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब फेमिनिस्ट थ्योरी आई तो इसमें क्या हुआ कि सोसाइटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किन के स्टैंड पॉइंट को देखती है, मेन के। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा गया कि जो औरतें हैं या जो लो क्लास पीपल हैं उनको मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, इनको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कहा जाने लगा। ठीक है, कहते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी ये कहती थी कि जितने भी लोग हैं ना जिनको आपने एक साइड पे लगा के रखा हुआ है, एक्चुअली दे हैव अ यूनिक एंड मोर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रियलिटी देन द पावरफुल। अब पावरफुल लोग क्या करते हैं, वो तो सिर्फ हुक्म देते हैं ना, उस हुक्म को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, कब करना पड़ता है, किसके साथ करना पड़ता है, कितनी इंटेंसिटी के साथ करना पड़ता है, ये तो वही लोग जानते होंगे ना जो कर रहे हैं। तो उनके अंदर क्रिटिकल एबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली पावरफुल क्लास की। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया। ठीक है, अब ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म आया ये एक रेडिकल फिलोसॉफिकल वेव था जिसने ये आर्ग्यू किया कि ट्रुथ इटसेल्फ इज जस्ट अ टूल ऑफ पावर। ठीक है, ये जितने भी माइकल फुकॉल्ट और बाकी जितने भी ये जीन बॉल्डराड नाम के थेरिस्ट थे, इन्होंने क्या क्लेम किया, इन्होंने कहा कि जो ग्रैंड नैरेटिव्स थे जैसे कार्ल मार्क्स और प्रोग्रेसिव थे, ये सारे के सारे मर चुके हैं। अब रियलिटी क्या है कि रियलिटी इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेड कंपीटिंग डिस्कोर्स, दैट्स इट। ठीक है, सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट कि phase 6 was the unitary vision of a value free science is shattered. The social sciences become politicized, pluralistic and self-reflective. Social scientists are focused to ask whose knowledge counts, कि किसकी knowledge count करती है, किसकी knowledge matter करती है। ठीक है जी, फिर पढ़ते हैं जी phase 7। अब phase 7 था computational and neuroturn, that is the post-modern era which started in 21st century to present। ठीक है, अब इसमें चूंकि ये हमारा टोटली रेलिवेंट है, ठीक है, तो we are currently living through the fourth major revolution in social sciences driven entirely by technology। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है जी, बिग डाटा एंड कंप्यूटेशनल सोशल साइंसेस। ठीक है, तो चूंकि सोशल मीडिया बिलियंस ऑफ पीपल यूज कर रहे हैं and they are leaving digital footprints, social scientists no longer need to rely solely on small surveys. They now analyze petabytes of data and map real-time human behavior using algorithms to detect depression, predict riots and track disease spread। ठीक है, तो सोसाइटी से रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास सबसे मेन सोर्स क्या है, कंप्यूटेशनल डाटा। ठीक है, यानी हम जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड उस एल्गोरिदम से जो हमारे पास चीजें आ रही हैं, हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा वो टेक कंपनीज के पास जा रही हैं। ठीक है, तो वो टेक कंपनीज जो हैं वो जो मर्जी सर्वे करना चाहें उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको ऐसे वो सोसाइटी को सर्च करने की जरूरत नहीं है या लोगों पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे ऑल ओवर द ग्लोब रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है न्यूरो सोशल साइंस। अब ये जो MRIs हैं और EEGs हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस काबिल बना दिया कि जितने भी रिसर्चर्स हैं वो ब्रेन के अंदर तक देख सकते हैं। ठीक है, वी नाउ हैव न्यूरो इकोनॉमिक्स वॉचिंग द ब्रेन चूजिंग बिटवीन रिवॉर्ड्स एंड न्यूरोपॉलिटिक्स वॉचिंग द ब्रेन रिएक्ट टू पार्टीसन रिटोरिक। अभी दीज बाउंड्रीज बिटवीन बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजीज आर ब्लरिंग। ठीक है, यानी बेसिकली ये जो बॉडी पार्ट्स का एनालिसिस है ये बायोलॉजी किया करती थी ना, लेकिन हम अगर सोसाइटी में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर
किसी चीज को देखना चाह रहे हैं, या यूं समझ लें कि हम बिहेवियर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम ब्रेन के अंदर तक देख सकते हैं। तो वो जो बायोलॉजी और सोशियोलॉजी अलग अलग थे ना, उनका कॉन्सेप्ट ब्लर होता जा रहा है। अब ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये वो चीज है जिससे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेवलपमेंट कहा जाता है। बाय प्रूविंग ह्यूमन आर इरेशनल, suffering from cognitive biases, behavioral economist has fundamentally overturned classic economics and reshaped public policy, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं जी, गवर्नमेंट नाउ यूज नज यूनिट्स टू जेंटली पुश सिटीजन्स टुवर्ड बेटर हेल्थ एंड सेविंग। सही है जी। यानी अब बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट जो थे या हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो बड़ी आसानी से सेविंग्स भी करने पर सिटीजन्स को बांट सकती हैं और बेटर हेल्थ भी। उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। रिपब्लिकेशन क्राइसिस, ये जो डिजिटल एज है ना, इसका एक डार्क साइड भी है। वो क्या है, डेटा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब बहुत से सोशल साइंसेस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इस डेटा ट्रांसपेरेंसी से स्टार्ट तो हो गए, खास तौर पर सोशल साइकोलॉजी में, लेकिन इनको ओल्ड मेथोडोलॉजी के साथ रेप्लिकेट नहीं हम कर सकते, ठीक है। अब इसकी वजह से कॉन्फिडेंस का क्राइसिस आ रहा है, ओपन साइंस प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम आ रही है, प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही है, एंड there is a demand for larger, more robust sample sizes। यानी अब सिंपल सी बात है कि पुराने वक्तों में ना लोग 100 का एक ग्रुप लेते थे, उसके ऊपर रिसर्च करते थे और अपनी फाइंडिंग्स दे देते थे, लेकिन अब आप हजारों, एक पर्सन है वो हजारों की फाइंडिंग्स लेके आ रहा है, एंड द वेरी नेक्स्ट पर्सन इज ब्रिंगिंग द डेटा ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है ना, मतलब स्किल्स हमें ज्यादा जरूरत पड़ रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हमारे पास रिसोर्सेज बड़े इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ साथ ना हमें ज्यादा प्रॉब्लम ये देखनी पड़ रही है कि the scholars are demanding for larger and more sample sizes, ठीक है। So overall the social sciences are becoming interdisciplinary to the point of dissolving boundaries. Genetics plus sociology is sociogenomics. Computer science plus history is called cliodynamics. They are moving from theory driven to data driven, and from explaining the past to predicting the future in real time, ठीक है। यानी अब नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज मिलके नई टर्मिनोलॉजीज बना रही हैं 21st सेंचुरी में, और अगर इसी तरह से रहता रहा तो आगे चल के वी कैन नेवर डिफरेंशिएट अमंग द सोशल साइंसेज एंड द नेचुरल साइंसेज, ठीक है जी। So this was all about the phases of the evolution of social sciences. Let's have a quick review about all of them. So first era was pre 1800, ठीक है। इसमें जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट इज अ जस्ट सोसाइटी। अब इसके लिए जो मेथोडोलॉजी यूज की गई थी दैट वाज लॉजिक, डिडक्शन एंड एंशिएंट टेक्स्ट, ठीक है। इसका ब्लाइंड स्पॉट क्या था, इट लैग्ड एम्पिरिकल ग्राउंडिंग। सेकंड एरा existed in 1800 to 1900 and the chief question was what are the laws of social progress, ठीक है। इसमें जो dominant methods थे that was comparative history, early statistics, और इसका blind spot क्या था, overly deterministic, Eurocentric, ठीक है। 1900 से 1950 तक का थर्ड एरा स्टार्ट हुआ, उसमें जिस चीज पर फोकस किया जाता था that was how do social structures function। अब उसमें जो मेथड यूज किया जाता था दैट वाज एथनोग्राफी, सर्वेज, केस स्टडीज एंड ऑल, और इसमें जो फ्लॉ था दैट वाज दैट द साइंटिस्ट इग्नोर्ड इंडिविजुअल एजेंसी एंड पावर इम्बैलेंसेस, ठीक है। 1950 से 1980s का जब दौर आया तो उसमें पूछा जाने लगा कैन वी प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए दे यूज्ड एडवांस स्टैटिस्टिक्स, गेम थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। बट इसमें भी फ्लॉज थे, और वो क्या थे, नेवली वैल्यू न्यूट्रल, इग्नोर्ड रेस एंड जेंडर, ठीक है। इन्होंने इन दोनों चीजों को इग्नोर किया।
फिर 1980 से 2000 तक जो सवाल था वो क्या था, हुज रियलिटी काउंट्स। अब इसमें जो मेथड यूज किया जाता था दैट वाज डीकंस्ट्रक्शन, क्रिटिकल थ्योरी एंड डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। और इसमें फ्लॉ क्या था, बिकेम ओवरली ऑब्स्ट्रैक्ट एंड हार्ड टू टेस्ट। क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट era which we are experiencing today, that is 2000 to present, we can decode the human giant, यानी can we decode the human giant, यानी हम क्या इंसान का जो बिहेवियर है उसको डिकोड कर सकते हैं। अब उसे डिकोड करने के लिए जो हम मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं दैट इज बिग डेटा, एआई, ब्रेन इमेजिंग एंड मेटा एनालिसिस, ठीक है। सो इसका जो ब्लाइंड स्पॉट है वो क्या है, एथिकल, प्राइवेसी कंसर्न्स एंड एल्गोरिदम बायसनेस, ठीक है। तो ये स्टेज 1 से लेके स्टेज 7 तक जितनी भी इसमें चीज़ें थी वो ओवरऑल हमने समराइज कर ली हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर फाइनल डिस्कशन एंड दैट इज कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑल एवोल्यूशन which started from prehistory to present is ultimately considered the unfinished experiment. Why? Because the evolution of the social sciences is a story of humbling reversal, ठीक है। यानी हम रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए ना, हमने जब स्टार्ट लिया था तो तब मैंने आपको बताया था कि नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज अलग अलग नहीं थी बल्कि एक ही थी। फिर एक वक्त आया इनको अलग अलग कर दिया गया। अब देखिए हम दोबारा से उसी एरा में जा रहे हैं। अब हम दोबारा से नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज को मिलाते जा रहे हैं, ठीक है। We started by worshipping physics and trying to find rigid eternal laws. We then realized humans are too messy for that. So we turned to history and culture. यानी हमने स्टार्ट लिया फिजिक्स से, उधर से हमने एटर्नल लॉज पढ़ने शुरू किए। जब हमें पता चला कि भाई ह्यूमंस आर टू मच इम्पॉसिबल टू डिस्कस विद दीज लॉज, तो हमने हिस्ट्री और कल्चर को देखना शुरू कर दिया, ठीक है। जब हम डेटा और कंप्यूटर्स के साथ एडिक्टेड हो गए तब हमें पता चला कि एल्गोरिदम्स ही हमारे बायसनेस को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। अब today the social sciences are the most self-aware disciplines on earth. They no longer claim to have a monopoly on truth. Instead, they see themselves as a continuous, messy collaborative dialogue between the observer and the observed. ठीक है जी। So let's summarize our today's lecture with these words, that the evolution which we have studied today is not over. As AI begins to think, as climate change forces mass migration and we potentially colonize other planets, the social sciences must evolve once again. The ultimate purpose, however, has remained constant since Aristotle said, to help humanity understand itself so that it might govern itself with wisdom rather than fear, ठीक है। यानी बेसिकली जो हमने अभी तक एवोल्यूशन पढ़ी दैट इज नॉट ओवर येट। क्यों? क्योंकि अब एआई का ज़माना आ गया है। तो एआई के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, उनकी सोसाइटीज चेंज हो रही हैं और हम जो दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल साइंसेस दोबारा से इवॉल्व होंगी, ठीक है। और ये जो पर्पस होगा ये हमें बिल्कुल अरिस्टोटल के यानी क्लासिकल एज, जो बेसिक एज थी, ग्रीक्स का जो टाइम ड्यूरेशन था, उसमें ले जाएगी, जहां अरिस्टोटल ने कहा था कि ह्यूमैनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी आप अगर ये चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी अपने आप को अंडरस्टैंड करे तो फिर उससे गवर्न करना चाहिए, किसके साथ? विजडम के साथ, ना कि फियर के साथ, ठीक है जी। दिस वाज ऑल for today's lecture. Hopefully I have cleared all the things which you need to know. If you have any kind of question, you may ask in the comment section. I would love to respond and I'll make sure that you can understand better in a better way and in an easy way, ठीक है। अगर कहीं पर कोई मसला हुआ तो feel free to contact. After completing the first chapter, I'll make sure कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फाइल में मैं आपको ड्राइव का लिंक सेंड कर दूं जिससे आप प्रॉपर ये नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर लें एंड यू कैन
रिवाइज इट एंड यू कैन यूज इट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है जी. सो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और इसके लेक्चर नंबर 6 के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ वेरी गुड डे. अल्लाह हाफिज.